परंतु अबाकस, क्लाउडबैंड, साशा, ना जाने ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनको ईडी ने बख्श रखा। ये कहा जाता है कि आपको 4%, 5%, 6% महीने का हम रेंट अदा करें। तो जब रेंट सामने से कहीं से आता ही नहीं तो वो रेंट अदा कैसे? बिना डेटा सेंटर के रेंट कैसे दे रहे थे जी। और अगर बिना डेटा सेंटर के रेंट दे रहे थे तो मतलब ये कहीं ना कहीं पॉन्जी स्कीम या मनी सर्कुलेशन में आएगा। पहले भी डिस्कस किया था, ऊंट के पास, ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आएगा। समय लगता है, बस थोड़ा सा समय लगता है। अगर टोकन की बात करते हैं, टोकन के मामले में अगर कहीं कोई कंपनी क्लेम करेगी आपको हाई रिटर्न देंगे तो साइबर क्राइम में बात करें। जिनको ये लग रहा है कि दुबई में रह के हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ईडी ने इंडिया के साथ साथ दुबई में भी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की है। तो पंजाब का जीरकपुर तो हब बना हुआ है, मोहाली में अब मोहाली जिला हब बन चुका है। बिल्कुल, मोहाली पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। एक कंपनी पे कार्रवाई होती है तो बाकी कंपनियों को क्यों छोड़ा जा रहा है? ये लोग कुछ दिन का चकाचौंध जी ले, आना सबको खराब कर दिया। ये शॉर्टकट वाला जो सक्सेस है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। डाटा सेंटर के नाम पर भारत में फर्जीवाड़ा जारी है। डाटा क्लाउड, डाटा स्पेस बेचने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है। लोगों को ये मालूम भी नहीं है डाटा सेंटर क्या होता है। उन लोगों को डाटा सेंटर बेचा जा रहा है। बहुत सी कंपनियां इस काम में लगी हुई हैं और डाटा सेंटर की आड़ में मनी सर्कुलेशन और पोंजी स्कीमों का धंधा कर रही है। हाल ही में ईडी द्वारा एक कंपनी व्यूनो पर सर्च की जाती है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। परंतु अबाकस, क्लाउडबैंड, साशा, ना जाने ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनको ईडी ने बख्श रखा है। एक कंपनी पर कार्रवाई होती है, लोगों को लगता है कि ईडी कार्रवाई कर रही है, परंतु अगर मैं बात करूं अबाकस की, जो हजारों करोड़ रुपए का निवेश मार्केट से उठा चुकी है, साशा की बात करूं, क्लाउडबैंड की बात करूं और अन्य पता नहीं कितनी कंपनियां जो मार्केट में चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कारण है इसके पीछे? इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक दुबे जी। दुबे जी, स्वागत है पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। दुबे जी, मैं जानना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट डाटा सेंटर, एक डाटा सेंटर दिखाया जाता है कागजों में, असलियत में होता है नहीं होता है ये तो कंपनी वाले जाने, क्योंकि उसको डाटा सेंटर लगाने से पहले बहुत सी जो है एनओसी परमिशंस लेनी होती है। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि आपको 4%, 5%, 6% महीने का हम रेंट अदा करेंगे। तो जब रेंट सामने से कहीं से आता ही नहीं तो वो रेंट अदा कैसे होता है? क्या ये फर्जीवाड़ा नहीं है? सर्वप्रथम दुर्गेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस तरह के मामलों पे कवरेज शुरू की और बहुत बहुत बधाई कि आपके इन कवरेज की बदौलत या जिस वजह से भी एजेंसियों की नींद खुली और एक एफआईआर, पहली एफआईआर इस तरह की दर्ज हुई है। सर, जो आपका प्रश्न है, तो पहले भी हम इस पे सेशंस कर चुके जिसमें क्लियर है कि इस तरह के किसी भी मामले में निवेश नहीं लिया जा सकता। और दूसरी बात ये स्पष्ट करूं कि जितने भी मामले आप जितने भी नाम ले रहे हैं, इन लोगों ने रेंट देना पहले ही शुरू कर दिया है, जबकि अगर ये कह भी रहे हैं डाटा सेंटर लग रहा, हालांकि अभी तो लगा नहीं है, और लगा भी है तो बाद में लगा है। तो बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न यहाँ यह खड़ा है कि बिना डेटा सेंटर के रेंट कैसे दे रहे थे जी। और अगर बिना डेटा सेंटर के रेंट दे रहे थे तो मतलब ये कहीं ना कहीं पॉन्जी स्कीम या मनी सर्कुलेशन में आएगा। कहीं ना कहीं आप अपने कार्य को कंसील कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, विच डायरेक्टली अट्रैक्ट्स द पीएमएलए। इनके ऊपर भी आप देखो, जो व्यूनो का बात करें, इनके ऊपर जो दर्ज हुई एफआईआर कल, वो तो पब्लिक फोरम में कोई भी चेक कर सकता है, आप भी दिखा सकते हो कि पीएमएलए में ही मामला दर्ज हुआ है जी। तो वही सबसे बड़ी बात है कि निवेशक कभी इस बात को समझ पाएंगे कि भाई ये कंपनियां पहले तो इस तरह से निवेश ले ही नहीं सकती, और ले रही हैं तो जो भी एजेंसीज हैं वो सबके खिलाफ एक समान कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है?
तो मेरा सवाल बार बार यही है कि एक कंपनी पे कार्रवाई होती है, दूसरी बिल्कुल। कंपनी की भी शिकायतें उनके पास पहुंची बिल्कुल, हुई हैं, बिल्कुल, जो इन्वेस्टर हैं वो बार बार आला अधिकारियों के पास फरियाद कर बिल्कुल। रहे हैं। तो एक कंपनी पे कार्रवाई करने से ईडी की खानापूर्ति हो जाएगी? ना, ना, बिल्कुल नहीं होगी सर, कार्रवाई तो सबके ऊपर करनी पड़ेगी। और धीरे देखो थोड़ा-सा क्या है, यहाँ मैं फिर अगर थोड़ा-सा दूसरे पक्ष में बात करूँ, हम्म, तो जो भी इस तरह की एजेंसीज़ हैं, वो ये नहीं कि तुरंत कार्रवाई कर लेती हैं, वो पहले पुख्ता जाँच करती हैं। जी। बिल्कुल तह तक जाती हैं और फिर उन्हें लगता है कि हाँ, यहाँ पर किसी तरह की कोई कॉम्प्लायंसेस में कमी है, तो फिर कार्रवाई करती हैं। सर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऊँट पहाड़ के नीचे ज़रूर आएगा। समय लगता है, बस थोड़ा-सा समय लगता है। मतलब ऊपर वाले के यहाँ कहते हैं ना, ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो समय लगेगा, आएँगे सारे, अच्छा, आएँगे सारे। दुबे जी एक और बात, बिल्कुल, जी कंपनियां कहते हैं हम 10 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। 10 साल का पहले तो मैं कहूँ एग्रीमेंट नहीं होता है, 10 साल की डीड लिखी जाती है। बिल्कुल, अगर डील कोई होगी। रेंट एग्रीमेंट दिया जाता है तो उस पे जीएसटी भी एप्लीकेबल होता बिल्कुल। है, उस पे जो स्टैंप ड्यूटी स्टेट की वो भी एप्लीकेबल बिल्कुल। होती है। क्या ये जो कंपनियां हैं ये रेंट के अगेंस्ट जो स्टैंप ड्यूटी अदा होनी है उसकी भी चोरी करती हैं? बिल्कुल सर, ऐसे मामलों में 6% के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी रजिस्टर्ड होती जब होती है तो एनुअल 6% एनुअल। अभी जितना भी एक जो भी ये अब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या वर्बली हो रहा है या रिटेन हो रहा है, ये तो हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन अगर ऐसा कोई भी प्रॉमिस हो रहा है किसी से भी कि हम 10 साल के लिए रेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो 6% एनुअल के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अभी तो ये भी अपने आप में एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी जांच करनी होगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी दिखना होगा कि अगर ये 1 साल से अधिक, इसीलिए सर देखो आप कहीं भी मकान लेते हो तो 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट किया जाता है, और क्योंकि यहाँ तो 10-10 साल का एग्रीमेंट ही कर रहे एग्जैक्टली हैं। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो 5 साल तक के लिए भी 3% चाहिए और 10 साल के लिए आपका 6% चाहिए। ये तो एक बार में कह दे रहे हैं हम 10% तक आपको 10 साल तक रेंट देंगे। सर इसकी स्टैंप ड्यूटी कहाँ है? ये तो सीधा सीधा बहुत बड़ा धोखा है, कंसीलमेंट है। देखते हैं क्या इस पे कौन कौन सी विभाग कार्रवाई करते हैं। अच्छा, ईडी ने अभी तक मैं बात करूं कि किसी और टोकन या किसी और ऐसी हाँ सर, कंपनी के खिलाफ कल ही कार्रवाई एक की? खबर आई है, HPZ नाम का एक चाइनीज सेल कंपनी थी, इसका टोकन था। जी। और सर एक बात और यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर टोकन की बात करते हैं, टोकन के मामले में अगर कहीं कोई कंपनी ये क्लेम करेगी हम आपको हाई रिटर्न देंगे, तो साइबर क्राइम में भी वो आता है, वो साइबर क्राइम में भी आता है। जो आपने जिक्र किया HPZ को टोकन का, उसमें मामला दर्ज करने वाला था साइबर पुलिस कोहिमा जी। वहां मामला दर्ज हुआ, फिर ईडी ने संज्ञान लेके जांच शुरू की। और सर मजे की बात, जिनको ये लग रहा है कि दुबई में रह के हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ईडी ने इंडिया के साथ साथ दुबई में भी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्टिकेट की है जी। और उसमें लगभग 650 करोड़ रुपए घोटाले की बात सामने आई है। ये भी पब्लिक पोर्टल पे है, आप वहां से डाउनलोड करिए, मैं आपको भेज दूंगा, आप जनता को जरूर दिखाना। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कोई बंदा दुबई भाग जाएगा तो बचेगा नहीं ना, अगर वहां भी प्रॉपर्टीज हैं और अगर इंडिया से ताल्लुकात रखता है तो वहां भी प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्टिकेट होंगी। जी। अगर बंदा दुबई की जगह कनाडा भाग जाए, कनाडा के साथ अब हमारे संबंध ठीक नहीं है, वहां की पीआर ले ले, वहां की सिटीजनशिप ले ले, तब तो बच जाएगा। हाँ, तब तो फिर संभावनाएं हैं सर, बच ही जाएगा। लेकिन अगर वहां है, अगर वहां पर निवेशकों का क्या बनेगा? निवेशकों का कुछ नहीं होगा, निवेशक मानने को नहीं तैयार है तो क्या होगा सर? निवेशक मानने को तैयार है, आप इतने दिन से स्टोरीज कर रहे हो और भी लोग स्टोरी कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने निवेश कर रखा है ऐसे किसी भी स्कीम में, क्या वो लोग मानने को तैयार है कि वो गलत है? वही हम बार बार कह रहे हैं कि हम किसी के पैसे कमाने के विरोध में नहीं है। कहीं भी अगर कोई विधि के विरुद्ध जा रहा है, इलीगल एक्टिविटी कर, हम उसके विरोध में है कि भाई इलीगल है तो इलीगल ही रहेगा, और कल को वो गायब होगा तो आपके पैसे डूबते हैं, आम जनता के पैसे डूबते हैं, रोती व्यक्ति आम जनता है। इसी तरह की पॉन्जी स्कीम की भी बात आई है, मुंबई में 600 करोड़ का मामला आया है, उसे अभी ईडी ने अरेस्ट किया, उसकी प्रॉपर्टीज अब कॉन्फिस्टिकेट कर रही है। आए दिन मामले आ रहे हैं। तो पंजाब का जीरकपुर तो हब बना हुआ है, महाली में अब महाली जिला हब बन चुका है। बिल्कुल, महाली पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, जबकि जो अथॉरिटीज हैं एसएचओ के पास बहुत पावर होती है कि ऐसी कंपनियों को तो एसएचओ ही रोक सकता है। बिल्कुल रोक सकता है सर, बिल्कुल रोक सकता है, लेकिन अब या तो उन तक खबर नहीं पहुंच रही, या तो आंख मूंद के बैठे हैं। दो में से एक घटना हो सकती है कि अब धृतराष्ट्र बने हुए हैं तो फिर क्या कर सकते हैं सर। तो मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि बाकी कंपनियों के खिलाफ
लगता है ईडी जांच करेगी, कार्रवाई करेगी, या देश की और एजेंसियां जांचेंगी? जब एक कंपनी पे कार्रवाई होती है तो बाकी कंपनियों को क्यों छोड़ा जा रहा है? सर देखो, दो बातें हैं, कब कार्रवाई करेगी, पहला प्रश्न यह है कि कब कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ अगर एक भी कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण है, उम्मीद की किरण है, दुनिया उम्मीद पे टिकी है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में ऐसे सभी क्रूक्स पे जो भी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर अगर वो कनाडा में, अमेरिका में या किसी और कंट्री में जाके शरण ले लेते हैं, तो इन्वेस्टरों को लूट कर भाग जाते हैं, तो कार्रवाई फिर बाद में हुई या ना हुई उसका क्या फायदा सर होगा? हमने कहते हैं, कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सर ये बात कहीं ना कहीं आपकी सही है, लेकिन अगर नीतिगत रूप से भी देखोगे तो वो लोग कभी खुश नहीं रहते हैं सर, वो परेशान ही रहते हैं। भले ही वो कुछ समय की चकाचौंध होती है, 2 साल 4 साल 5 साल की जिंदगी जी लेते हैं, वो फिर उसके बाद वो कष्टमय जीवन ही बीतता है। आप सोचो, हर्षद मेहता देख लीजिए, एग्जैक्टली सर, पर्ल के ऑनर देख बिल्कुल। लीजिए, गोल्डन फॉरेस्ट के ऑनर देख लीजिए, बिल्कुल। जेवीसी के जिन्होंने घपला किया है। बिल्कुल। अब विजय माल्या के भी बीच में फोटो वायरल हुई थी कि किस तरह से वो एक शायद बस में थी या किसी प्राइवेट, उसमें प्राइवेट कह रहा हूँ, किसी मतलब हवाई जहाज की फोटो थी, एक वो लेकर, एक बैग लेकर और लाइन में खड़ा है, कभी जो प्राइवेट जेट में घुमा करता था। एक उसको उनका ट्वीट आया था अभी कुछ समय पहले, कहते हैं कि whenever I woke up I found that ED has confiscated some of my property. I have total loan of 9,000 crore but ED has confiscated property of 13,000 crore. Please tell me when it will stop. जब तक आके माफी नहीं मांगे तब तक नहीं रुकेगा, तब तक चलता रहेगा। तो कहने की बात यह है कि ये लोग कुछ दिन का चकाचौंध जी ले, आना सबको धरातल पे, आना सबको धरातल पे जी। और आखिर में जो हमारे इन्वेस्टर हैं, हमारे दर्शक हैं देश के, उनको फिर से पुनः क्या फिर सलाह वही देंगे? सलाह है सर, बार बार एक ही बात समझा रहे हैं कि भाई आप देखो, सबको पैसा कमाने का अधिकार है, सबको अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन ये शॉर्टकट वाला जो सक्सेस है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप फिर वही बात कर रहा हूं, आप बाहुबल पे विश्वास रखिए, मेहनत करिए और निवेश करिए। निवेश करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जब भी निवेश करते हैं आप उस कंपनी का ड्यू डिलिजेंस, उसकी पूरी जानकारी, क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल सब कुछ चेक करिए, तब निवेश करिए। निवेश करने पर हम ये नहीं कि निवेश करना है, निवेश जरूर करिए क्योंकि सबको आगे बढ़ना है, सबके जीवन में एस्पिरेशंस हैं, लेकिन निवेश करते समय आप कंपनी की जांच जरूर करिए। अपने जानने वाले, अपने सगे संबंधियों से, अगर सगे संबंधी किसी कंपनी के बारे में आके बता रहे हैं तो आप जरूर पूछिए, आप स्वयं भी जांच करिए कि जितनी बातें बताई जा रही हैं सत्य है कि नहीं है। सर छोटी सी एक घटना जिक्र करता हूं, मेरे एक अंकल हैं, रेलवे एम्प्लॉय हैं, संयोग था कि वो उस स्कैम से बच गए। उनके पास भी इस तरह की कोई टीम आकर उनको प्लान समझा रही थी। मैं संयोग से उस टाइम उनके घर पहुंचा और उनसे पूछा कि अंकल क्या, तो बता रहे हैं ऐसी बात है। मैंने उनसे 2-3 मासूम सवाल किए। मैंने कहा अच्छा आप वो इतने डायमंड है, इतने सिल्वर है, इतने ये हैं। मैंने कहा अच्छा इनकी मंथली पे आउट कितना जाता है, तो बताया इतना इतना इतना। मैंने कहा कंपनी का वो आपके टोटल वैल्यूएशन क्या, इतना है। तो जब पता मैंने पेमेंट्स को कैलकुलेट किया तो कंपनी की वैल्यूएशन के कई गुना निकल गया। ये तो हालात है। मैंने कहा चाचा आप इन्वेस्ट कर, निवेश कर रहे हो, गाहे खून पसीने कमाई, तो आप तो ये कैलकुलेट करके देख लो कि कंपनी के कुल वैल्यूएशन का कई गुना हर महीने पेमेंट दे रहे हैं, ये कैसे संभव है। तो ये हमें जांच करनी चाहिए, हमेशा पूछना चाहिए कैसे संभव है। बाकी आप निवेश करिए, अच्छा जीवन जिए, आगे बढ़े, सब यही कामना है हमारी। जी। तो देखिए, दुबे जी का कहना है कि निवेश करिए पर सोच समझ के कीजिए। बिल्कुल। ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, कंपनी के क्रेडेंशियल चेक करने चाहिए, बिल्कुल। कंपनी को कहां से आमदन आ रही है। और दूसरी बात, वो कंपनी अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो किसी से निवेश ले नहीं सकती। बिल्कुल। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, माफ कीजिएगा, अगर लिमिटेड कंपनी है तो ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों से निवेश ले सकती है। बिल्कुल। अगर उसने मार्केट से निवेश उठाना है तो उसे आईपीओ के माध्यम से, डिवेंचर के माध्यम से मार्केट में आना होगा, तभी वो मार्केट से लीगल तरीके से निवेश ले सकते हैं। ये जो कंपनियां हैं ये इलीगल तरीका अपनाते हैं, इलीगल ढंग से एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट होना नहीं चाहिए, डीड लिखी जानी चाहिए, डीड की जगह एग्रीमेंट लिख के आप लोगों का भरोसा जीतने का प्रयास करते हैं और फिर समय आने पर आपके गाड़े खून पसीने की कमाई लेकर भाग जाते हैं। तो ज़रूरत है आप लोगों को जागने की,
हमारी डेली इंडिया न्यूज़ की मुहिम है कि हम आप लोगों को जागृत करते रहेंगे और जो इलीगल कंपनीज हैं उनके बारे में आपको तमाम जानकारी देते रहेंगे। दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मुझे दुर्गेश गाजरी और आलोक दुबे जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।